नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश हनी ट्रैप सच पर पर्दा क्यों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल कांड के पीछे सच को कड़ी दर कड़ी आपके सामने ला रहे हैं। इसकी पहली कड़ी हमने इस केस से जुड़े कई पहलुओं को सुलझाने की कोशिश भी की और आपको दिखाया भी। आज दूसरी कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि धीमी पड़ चुकी जांच की रफ्तार के पीछे असल वजह क्या है। आखिर कौन से ऐसे रसूखदार शख्स हैं जो नहीं चाहते कि इस सनसनीखेज केस से पर्दा उठे। कानून के जानकार तो यह भी दावा करते हैं कि एसआईटी को जितनी जांच करनी थी वो तो हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अब इसमें शामिल रसूखदारों को सलाखों के पीछे भेजने में देर क्यों हो रही है। अगले आधे घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी हम आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा रिपोर्ट देखिए। हनी ट्रैप मामले में सिर्फ एक जमात के रसूखदार शामिल नहीं थे, बल्कि इस हाई प्रोफाइल केस में सफेद पोश आईएएस अफसरों, नेताओं, कारोबारियों की बड़ी लंबी फहरिस्त थी, जिसे सियासी नफे नुकसान के चलते दबाया, छुपाया या फिर बचाया गया। 18 सितंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी जिस तेजी से हुई तो ये लगा कि सनसनीखेज मामले को अंजाम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जांच टलती रही, तारीख बढ़ती रही और सलाखों के बाहर घूम रहे मुजरिमों ने खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन पैंतरे चले। अब जब 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसका हश्र भी व्यापम महाघोटाले जैसा तो नहीं होगा। हालांकि कानून के जानकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार केस के छूटे हुए बिंदुओं को जांच में लेकर नए तरीके से मामले को खंगाल सकती है। हो गया, अब सरकार बदली है तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदलेगी, पर आज तक कोई परिस्थितियों में बदलाव आया नहीं। संभवतः कोरोना काल के बाद या कुछ परिस्थितियां बदलने की परिस्थिति बनेगी तो परिस्थितियां बदल सकती है। राज्य शासन से मैं चाहूँगा कि इस मामले को पुनः जांच की जाए और पुनः परतें उखाड़ी जाए ताकि सच सामने आए। दरअसल हनी ट्रैप केस को अदालत में मजबूत करने के लिए केस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, ऑडियो वीडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच जरूरी थी। एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल करते हुए कोर्ट में ये हवाला भी दिया कि फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में देरी हुई है, लेकिन अब तकरीबन हर रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो, हार्ड डिस्क की रिपोर्ट आ चुकी है। बावजूद इसके देरी होने के पीछे वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि कोरोना महामारी का असर भी इस केस पर पड़ा है। दूसरा, इसी बीच हनी ट्रैप मामले की सुनवाई कर रहे जजों के तबादले भी हुए हैं, लिहाजा अब अदालत खुलने के बाद ही हनी ट्रैप केस की सुनवाई हो सकेगी। लेकिन इस बीच जांच एजेंसी चाहे तो केस को तेजी से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, साथ ही बचे हुए मुजरिमों की गिरफ्तारी भी। अब आगे की कार्रवाई के लिए ये कि जो भी कार्रवाई होगी, अब लॉकडाउन के बाद कोर्ट ओपन होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या होना है। उसमें फरियादी तो हॉस्टाइल हो चुका है इस केस में। दरअसल हनी ट्रैप मामले की एसआईटी जांच को प्रभावित करने के लिए नौकरशाह दिन रात एक किए हुए हैं। पहले इस जांच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई और कहा गया कि इसमें कई राजनेता भी शामिल हैं, लेकिन जब उनका ये पैतरा काम नहीं आया तो फिर हर बार की तरह खुद को बचाने के लिए सत्ता और विपक्ष में टकराव के हालात पैदा करवा दिए ताकि मामले की जांच प्रभावित हो सके। हालांकि अब भी यही उम्मीद है कि सत्ता के फेरबदल के बावजूद हनी ट्रैप के हाई प्रोफाइल मामले की जांच एक बार फिर नए सिरे से हो या फिर केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि सियासी शख्सियतों, सफेद पोश अफसरों, पत्रकारों के गठजोड़ का नंगा सच सबके सामने आ सके। नवीन कुमार सिंह, आईबीसी 24, भोपाल। तो हमारा सवाल यही है कि आखिर इस सच पर पर्दा क्यों है, और अगर जांच हो चुकी है, लोग दोषी अगर उसमें हैं या जिन पर आरोप लगे हैं तो वो कहां हैं, अब तक वो जेल के पीछे क्यों नहीं है, और पूरे प्रदेश को बदनाम करने वाली ऐसी काली करतूत आखिर अब तक सिर्फ फाइलों में ही क्यों बंद है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से आईबीसी 24 की
मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े, स्वागत है आपका। नमस्कार। आशीष शर्मा साहब बीजेपी विधायक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ सचिवालय को और मंत्रियों को और उनके पीए को बहुत करीब से समझने वाले पत्रकार प्रभु पटेरिया साहब भी हमारे साथ। जरा मैं सबसे पहले किसी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊं, किसी बड़े रिएक्शन पर जाऊं। सबसे पहले मैं प्रभु पटेरिया साहब आप ही से जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो अब तक जांच दबी हुई है, इस दबी हुई जांच में या तो सब कुछ दबा देना चाहती है दोनों पार्टियां, या फिर दोनों पार्टियां कुछ निकालना चाहती है, या फिर दोनों पार्टियों का अगर कुछ मतलब का होता है तो थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। विजय, मैं भी सवाल करना चाहूंगा प्रभु पटेरिया जी से। प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विजय जी देखिए, सर आप अपना सवाल बोला सर। जी बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी, जो सवाल विजय ने किया उससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो जांच शुरू हुई तो क्या उस समय का जो तत्कालीन सत्ताधारी दल था उससे जुड़ा हुआ कोई नेता, बड़ा प्रभावशाली नेता कोई शामिल था जिसके कारण ये जांच शुरू हुई, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी दल को ये अंदेशा था कि विपक्ष का कोई नेता इस पूरी साजिश के पीछे है? ऐसा कुछ था क्या? और जब ये जांच वाइंड अप हुई, जिसको मैं कहूँगा कि जब हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया, तो क्या वो समय आ चुका था जब दोनों तरफ के लोग फंसने की स्थिति में आ गए थे? तो इसके लिए जानबूझ के इसको ऐसी दिशा दी गई ताकि सबका काम बन जाए और जो चीज़ थी वो ढक भी जाए। श्री जी, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। इस पूरे मामले में जब ये मामला उजागर हुआ था सितंबर महीने में, तो कांग्रेस ने बड़े इसको जोर शोर से उठाया था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तो बात मीडिया से बाहर आई और जांच में सामने आए, वो कोई खुलकर सामने नहीं आया। केवल एक व्यक्ति इसमें फरियादी है जिसने शिकायत करता है, केवल एक व्यक्ति है जो नगर निगम इंदौर का इंजीनियर था, हरभजन सिंह। इसके अलावा इस केस में बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे लोग ब्लैकमेल हुए। जो चार्जशीट पहली दाखिल हुई उसमें भी जिक्र आया है उनका, लेकिन कोई भी फरियादी नहीं बना, कोई भी सामने नहीं आया। तो एक अपने आप में बड़ी बात है कि मामला कहाँ जाने वाला था, ये पहले से इसका अंजाम मालूम था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी कांग्रेस की, जब ये मामला उजागर हुआ तो ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को और बड़े नेताओं कहते थे मेरी टेबल पे पूरी रखी हुई है फाइल, किसके नाम है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन 6 महीने गुजर गए, उनकी सरकार ने इस मामले को गति नहीं दी। लेकिन एक मीडिया हाउस जो था इंदौर का, जो आप कह रहे हैं श्री जी, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जो इंदौर का एक मीडिया हाउस है, उस मीडिया हाउस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि उसके लगातार खुलासे कर रहा था और शायद उसने ये तक दावा कर दिया था कि वो कांग्रेस नेताओं के भी नाम उजागर करने वाला है। तो मीडिया हाउस को पूरा बर्बाद कर दिया गया। उसके साथ कुछ गलत काम भी होते रहे होंगे स्वाभाविक तौर पर उसकी आड़ में मीडिया हाउस की, वो सब नेस्तनाबूद होकर वो आदमी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है अभी तक। तो ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक ही रंग लिए हुए शुरू से था। कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही थी। और आप याद कीजिए उस दौर में नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता जो आज गृह मंत्री, वो कहते थे कि कांग्रेस पर कोई सीडी है तो उसको उजागर करे, पब्लिक करे, हम कहाँ रोक रहे हैं किसी को। तो कांग्रेस की सरकार ने कोई भी चीज़ बाहर उजागर नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि एक किसी का कोई उजागर करते हैं, सीडी बाहर आती है, कुछ भी एक क्लिप भी बाहर आती है, तो दूसरी क्लिप उनकी पार्टी के भी किसी नेता की आ सकती है, कोई बड़े अधिकारी हो कि इस मामले में नाम आ सकते हैं। तो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हर जगह की गई। मैं एक चीज़ और बता दूं कि व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश का हुआ था, जिसको कांग्रेस ने बड़े जोर से उठाया, उसमें भी पेन ड्राइव की जांच, हार्ड डिस्क की जांच और तमाम तरह की साइबर एक्सपर्ट की रिपोर्ट, लेकिन क्या वो अंततः वो मामला आज तक अंजाम तक नहीं पहुंचा। वही स्थिति इस मामले की है। मध्य प्रदेश में इसके पहले बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, राजदूत होटल कांड हुए, बड़े बड़े कांड हुए हैं, किसी भी मामले का कोई अंत में खुलासा नहीं हुआ। आखिरी में यही होता है कि सारे मामले दबा दिए जाते हैं। लेकिन इस मामले में एक अच्छी चीज़ ये जरूर है कि कुछ एक मामला चालान तक पहुंच चुका है, कोर्ट तक दरवाजे तक पहुंच गया है, कुछ कोर्ट हाई कोर्ट के जरिए इनकम टैक्स जांच तक पहुंच गए। तो मुझे लगता है कुछ थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कार्रवाई इसमें होती हुई दिखाई देगी। जी, बीजेपी विधायक आशीष शर्मा साहब, ज़रा मेरा सवाल आपसे भी रहेगा कि क्या इस जांच में आप लोग कुछ मजबूत लेकर आ रहे हैं, या फिर जो एसआईटी की ट्रांसफर पर ट्रांसफर होते रहे, अब आप भी ट्रांसफर करने के बाद फिर जांच शुरू करेंगे? देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि कमलनाथ की सरकार ने इस मामले का पूरा राजनीतिकरण किया, इसको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। हमने पहले भी ये मांग की थी कि एसआईटी की बजाय इसकी जांच जो है
वो सीबीआई से कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन एसआईटी से कमलनाथ सरकार ने जांच कराई, और कमलनाथ जी बार बार ये कहते थे कि कितने रसूखदार लोग, कितने नेता, और बल्कि कांग्रेस के आम प्रवक्ता ये भी कहते थे कि कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े बड़े अफसरशाही इस मामले में लिप्त हैं, उनके नाम हम उजागर करेंगे। और डंके की चोट पे कहते थे। हमने भी उनको चैलेंज दिया था कि आप जिनके भी नाम हैं वो उजागर करिए, हम पूरी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से यू टर्न देके मात्र 2 एफआईआर इसमें हुई, एक भोपाल में हुई, एक इंदौर में हुई, और इस मामले को बंद कर दिया गया। कुछ गिने चुने लोग इस मामले में अंदर हैं, लेकिन किन बड़े बड़े नाम, लेकिन सर, लेकिन आशीष जी, इसमें किरकिरी तो आपके पूर्व नेताओं की हुई। सबसे ज्यादा अगर किसी पर सवाल उठे तो बीजेपी नेताओं पर उठे थे। देखिए, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि आज इसकी हैदराबाद पूरी सीटियां गई हुई है, सब वहां पर तकनीकी रूप से जांच करने के लिए कितनी सत्यता जो डाटा मिला है उसमें है, लेकिन अभी तक हैदराबाद से शायद उसकी रिपोर्ट भी नहीं प्राप्त हुई है कि जितनी सीढ़ियां मिली है, जितना जखीरा मिला, उसकी कितनी सत्यता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार आपकी बुलवा ली, अगर बिल्कुल बुलवाएंगे और हनी ट्रैप का मामले का फिर से खुलासा होगा। हाँ आशीष जी, एक सवाल आपसे ये है कि उस समय जो भाजपा की सरकार थी उसमें एक बहुत प्रभावशाली अधिकारी थे जिनके बारे में, जिस अखबार के बारे में प्रभु पटेरिया जी ने चर्चा की, उसने उनके बारे में कुछ छापा था और उनका कुछ ट्रांसक्रिप्ट जो थी वो छापी गई थी। तो उस व्यक्ति को लेकर, जो अधिकारी था, उसको लेकर आपकी पार्टी में कभी ये बात हुई क्या कि ऐसे अधिकारियों को संरक्षण तत्कालीन आपकी सरकार ने क्यों दिया, और ऐसा अधिकारी जो सरकार और संगठन से ऊपर हो गया था, जो एक तरह से खुदा की भूमिका में थे, उनके बारे में आपकी पार्टी में कोई डिस्कशन हुआ कि ऐसे लोग पार्टी को नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ क्या? देखिए, निश्चित तौर पर हनी ट्रैप का जो मामला है वो एक समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हमारा चरित्र, यदि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, यदि हम प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो हमारा चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। कहीं न कहीं इस हनी ट्रैप के मामले ने पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के जो बदनुमा दाग है उनको समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। लेकिन राजनीतिक हथकंडे के रूप में जिन लोगों ने इस हनी ट्रैप के ऑडियोज को, वीडियोज को इस्तेमाल किया, जो कि जांच का विषय है और जो कि पुलिस या न्याय व्यवस्था के पास एक दस्तावेज के रूप में होना था, वो यदि सार्वजनिक हुए कहीं न कहीं से, तो इनकी भी जांच होना चाहिए कि किन लोगों ने उनको सार्वजनिक कराया। यदि आप किसी ने ऐसा ये किया है और जो कि एक न्याय व्यवस्था के अंदर सबूत के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए, वो सीडिया, वो वीडियो किस तरह जनता के बीच में पहुंच गए, किस तरह लोगों ने उनका उपयोग किया, इसकी भी जांच होना चाहिए। मैं कभी भी इस तरह का कृत्य जिन लोगों ने किया है, ना तो मेरी पार्टी, ना मैं व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन करता हूं। जिन लोगों के ने भी इस मेरे सवाल का जवाब नहीं आया शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपके सवाल का जवाब यह है कि चूंकि हनी ट्रैप के पूरे मामले में न्यायालय के सामने पूरा मामला जा चुका है, जिन लोगों की भी सीढ़ियां, जिन लोगों की भी, मैं तो ये बात कर रहा हूँ जो जिस नैतिकता की आप बात कर रहे हैं उस नैतिकता पे आपकी पार्टी के अंदर चर्चा हुई कि नहीं, इतना सिंपल सा सवाल है। बिल्कुल राजनीति के घटते स्तर पर और इस तरह के मामलों की चर्चा पार्टी फोरम पर होती है और पार्टी इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में भी निर्णय लेती है। और इस तरह के मामले में, हनी ट्रैप के मामले में जो लोग संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में भी पार्टी निर्णय लेगी, आप निश्चित रहिए। जी धन्यवाद जी। वाकई एक अजीब सा जो है आपने आवरण जरूर तैयार किया आशीष शर्मा साहब, जो गोल गोल घुमाने की पूरी कोशिश की और पूरा बजाय इसके सच के डीप में जाने के, अभी भी सरकार क्या वाकई वो कोशिश कर रही है क्या? तो और बात हनी ट्रैप की हो रही है। संजय यादव जी कांग्रेस विधायक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, अगर आपको आवाज बेहतर मिल रही है और बराबर आ रही है तो जरा कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। आपकी सरकार में इस जांच में ऐसी तेजी आई कि वो सीधा फाइलों में जाके दब गई और ट्रांसफर पर ट्रांसफर होते रहे एसआईटी के। देखिए, पहली बात तो चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाले अपने हिसाब से अपने दामन को बचाने के लिए और अपने दामन को बचाने के लिए अपने शासन में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। इन लोगों ने हमेशा जब जब इनका शासन आया है, जिस तरह से व्यापक घोटाला का हश्र हुआ था उसी तरह से हनी ट्रैप का हश्र होने वाला है, क्योंकि उसमें इनके लोग संलग्न हैं।
और इनके चाल चरित्र चेहरे की बोलने वाली पार्टी, इनके चेहरे और चाल चरित्र संजय जनता जी, के अगर सामने आपके पास स्पष्ट इतने पुख्ता सबूत थे तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वर्तमान देखिए, गृहमंत्री कह रहे हैं कि आप सजा दे देते, आप जेल में बंद कर देते। नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल पहले कहा था कि सोनिया जी जेल में होंगी। अगर उनके पास पुख्ता सबूत थे, क्या सोनिया जी को या रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल पाए क्या? अब सर ये आप इस बात को घुमा रहे हैं, बुआ जी की मूछें होती तो फौज में होती, ये कोई बात नहीं। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना सर। मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। स्वाभाविक रूप से कोई भी जांच करने के लिए समय लगता है, उसको सामने लाने के लिए। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के लोग नहीं हैं कि झूठी बातें कांग्रेस के खिलाफ प्रचारित कर दें। हम लोग जो साफ है, स्पष्ट है, वो करने वाले थे। स्वाभाविक रूप से इनका शासन आ गया। अब इनके शासन से क्या हनी ट्रैप का क्या हश्र होने वाला है जो व्यापम में हुआ था? 37 लोगों की। सर इस बात का जवाब दे दीजिए सर, मेरे सामने कुछ सवाल है और मैं जरा उन सवालों का जवाब दे दीजिए। 9 दिन के अंदर टीम के प्रमुख को 3 बार बदला गया, एसआईटी आपने बनाई, आप ही को विश्वास नहीं, आप ही लोग अफसर बदलते रहे। 24 घंटे के अंदर ही एसआईटी की जिम्मेदारी एडीजी संजीव शमी को मिली, फिर 1 अक्टूबर को संजीव शमी को हटाकर राजेंद्र कुमार को जांच की कमान मिली। क्या चाहते थे वो, क्या चाहते थे अफसर, क्या चाहते थे? आईएएस अफसर और आईपीएस अफसरों के बीच नहीं बट रही थी क्या वो सरकार के वर्तमान गृहमंत्री की बात नहीं सुन रहे थे? क्या कमलनाथ जी की बात नहीं सुनना चाह रहे थे क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से अफसर उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे कि चूंकि उनकी केंद्र में सरकार है और आईएएस और आईपीएस। तो फिर ये आपको उस समय आकर कहना था कि अफसर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय तो आप सब कह रहे थे सब कुछ ठीक है और सजा मिलेगी। स्वाभाविक रूप से सजा मिलने की तो टाइम लगता है ना, किसी भी सजा देने में। एकदम से तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती ना। अगर इनका दामन साफ है और इनके लोग इतनी शामिल नहीं है, संजय जी अपने शासन में जांच करवा देना। संजय जी एक सीधा सवाल है, संजय जी एक सीधा सवाल है। आप बोल रहे हैं जांच हो रही, जांच के बाद ही सजा मिलेगी, आपकी बात मान ली, पर जो सीडी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां पर जांच के लिए गए, तो क्या जांच में 4 महीने लगते हैं क्या? स्वाभाविक जांच में कितना टाइम लगता है? अब तो वो भी नहीं होगी, या जब जांच होगी जो स्पष्ट हो जाएगा वो सारी चीजें नष्ट हो जाएगी, जैसा व्यापम का हुआ जब आपको मालूम था चीजें नष्ट हो जाएंगी, जैसा आप बोल रहे हैं अब नष्ट हो जाएंगी, तो जब आपके पास टाइम था तब आपने उनको उपलब्ध क्यों नहीं कराया? वो जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवाई समय पे? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार ने स्वाभाविक रूप से इंदौर में जीतू सोनी के लिए क्या किया? शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया। आज क्या स्थिति है? शुद्ध के खिलाफ युद्ध की कोई बात कर रहा है क्या? जब सरकार के जो मापदंड रहे 15 महीनों में 4 महीने चुनाव में निकल गए, 11 महीने में 15 साल के शासन की जो नीतियां थी या जो उनका भ्रष्टाचार था या इनका चाल चरित्र चेहरा था, वो 1 साल में नहीं किया जा सकता। कम से कम उसके लिए टाइम चाहिए। इसलिए सरकार गिराने में लगे थे। इनको मालूम था कि इनके सारे काले चेहरे, इनका चरित्र जनता के सामने आ जाएगा, इसलिए उनका उद्देश्य था सरकार गिराना। एक तरफ से उनका उद्देश्य था सरकार गिराना, इसलिए स्वाभाविक रूप से जांच में देरी हुई, क्योंकि लगातार ये सरकार गिराने की धमकियां सरकार को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे। तो जब सरकार अपने तरीके से बंधन में रह के इस तरह का इनका दबाव था, अगर इनका स्पष्ट है इनके लोग शामिल नहीं है इसमें, तो अब जांच आ जाए ना। इनका शासन तो आ गया ना, जांच में स्पष्ट कर देना। संजय जी आपका जो रिप्लाई है, आपका जो उत्तर है ना, वो इस सवाल से मेल नहीं खा रहा है। कारण ये है कि अब कहाँ सरकार गिराने की बात और कहाँ इसकी जांच, दोनों का कोई आपस में कोई तारतम्य नहीं बन रहा है, कोई सामंजस्य नहीं बन रहा है। इसलिए इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस का कोई काम नहीं था सरकार गिराने बचाने में। वो तो जिनको जांच करनी थी उनको जांच करनी थी, और वो जांच क्यों डीली हुई, ये सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठा रहे हैं कि भाई आपने इसका उपयोग कर लिया, चीजें मार्केट में आ गई, कैसे आ गई, यदि वो सब चीजें पुलिस की कस्टडी में थी। वाजिब सवाल है उनका। नहीं, देखिए क्या है कि स्वाभाविक रूप से जिस दिन से हनी ट्रैप की मार्केट में आया मामला, उसी दिन से लोग सरकार गिराने में लग गए, क्योंकि सारे लोगों के काले चिट्ठे खुल रहे थे, इनके लोग शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे, तो स्वाभाविक सरकार गिराने में लग गए। तो जांच में प्रक्रिया में जब सरकार गिराने में लग गए, तो जो अफसर रहता है, चाहे आईएएस आईपीएस हो, वो सरकार के साथ रहता है। उनको लगने लगा कि अगर इस मामले को हमने आगे बढ़ा दिया और ये सरकार गिरा लेंगे, केंद्र में इनकी सरकार है,
खरीद फरोख्त कर लेंगे ये लोग, तो थोड़ा सा अफसरशाही आपकी दब बात पर जाती है। आपकी बात पर मैं प्रभु पटेरिया जी का जवाब ले लेता हूं। प्रभु पटेरिया जी, आप ये बताइए, जो बात संजय जी कर रहे हैं वो बात इस केस से जुड़ी हुई समझ में आती है क्या आपको? बचाव की बात कर रहे हैं ज़्यादातर। कांग्रेस की सरकार थी, उनका ये कहना कि उनकी सरकार के अफसर बचाने में लगे हुए थे, कहीं से हजम होने वाली बात नहीं है। यदि मान लिया अफसर बचाने में लगे हुए तो वही अफसर आज भी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने चलो 6 महीने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया जितना कर सकती थी किया, कोई कमी बेशी रह गई हो। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आशीष जी भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले की सीबीआई जांच से मांग करती रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है कि उनके यहाँ लोग यदि बाग साफ है तो इस मामले की अच्छे से जांच करा ले, फिर से नए सिरे से सीबीआई से जांच करा ले। कि सीबीआई में देने लायक है तो इस मामले को सीबीआई को दे दे, एक नई एसआईटी बना ले। जो जिस तरीके से रुचिवर्धन मिश्रा को हटाया गया है, जबकि हाईकोर्ट का ये निर्देश था कि इंदौर के किसी भी अफसर को, जांच से जुड़े अफसर को नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन कोरोना की आड़ लेकर हटाया गया। तो कहीं ना कहीं इस सरकार का भी मसला वही लग रहा है कि ये उस जांच को सही अंजाम तक पहुंचाना नहीं चाहती। आपने बहुत अच्छी बात कही, इस बात पर आशीष शर्मा जी का जवाब लिया जा सकता सरकार है। के पास अवसर है, वो अपने आप को पाक साफ साबित करे और इस मामले का खुलासा करे। आशीष देखिए, शर्मा, सरकार की देखिए, मैं जवाब देता हूं प्रभु पटेरिया जी की बात का भी। सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि किसी क्या आप आरोपी को सीबीआई जांच बचाया कराएंगे जाए। शर्मा जी? सीबीआई जांच के लिए, बिल्कुल सीबीआई जांच के लिए यदि हमको लगेगा। नहीं, आप तब बोल रहे थे सीबीआई जांच कराई जाए, अब क्यों लगेगा? करवा लीजिए। बिल्कुल, अब हमारी सरकार है, हमें उस समय भरोसा नहीं था सरकार की एजेंसियों पे, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस हनी ट्रैप का उपयोग राजनीतिक द्वेषता को निकालने के लिए किया जा सकता है। जहां तक अभी कांग्रेस के विधायक जी बात कर रहे हैं, वो शुद्ध के लिए युद्ध नहीं था, वो विरोधी के विरुद्ध युद्ध था। और रही बात आपके युवराज और दामाद की भरोसा आ जाएगा पर है, ये बात भी आप देख लीजिए। अगर हमें लगता है आज भी अभी जांच हनी ट्रैप में जितने और तथ्य छूट गए उन सबकी जांच तो हम कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ एक एक मामला, एक एक अधिकारी, एक एक नेता, उनकी क्या भूमिका इस हनी ट्रैप में रही है और किस तरह के लोग इस हनी ट्रैप के मामले में उलझे और किन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, ये सब चीजें आने वाले समय में सरकार निकलाने का काम करेगी, ताकि इतने सनसनीखेज मामले में। एक लास्ट सवाल आपसे कम शब्दों में जवाब दीजिएगा आशीष शर्मा साहब। आप कह रहे हैं कि सीबीआई से भी जांच करा लेंगे, लेकिन फिलहाल जब ये जांच और आगे बढ़ेगी, मामला अभी कोर्ट में भी है, तो जिन जिन के वीडियो आ गए हैं या जिन जिन के मार्केट में वीडियो आ चुके थे, मैं समझता हूं कि वो भी सलाखों के पीछे होंगे। अगर आपके पार्टी के भी कुछ लोग होंगे तो जो चाल, चरित्र और चेहरा और शुचिता की पार्टी बात करती है, वो जरूर उनको पीछे भेजेगी, सलाखों के पीछे। आगे आगे भी आपने देखा इस तरह के मामले अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कहीं ना कहीं छोटे मोटे आए हैं तो निश्चित उसके ऊपर पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, नहीं, कानूनी कार्रवाई सर, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस तरह के मामलों में जुड़े हुए अगर कोई लिप्त पाए जाते हैं तो पार्टी संगठन भी उन पर कार्रवाई करेगा और कानूनी कार्रवाई भी करेगा। जी चलिए, पर्दा है, कब तक पर्दा रहेगा और इस पर्दे के पीछे कौन है वो भी अगर सामने आएगा तो शायद और ज़्यादा ये खुलकर बता सकेंगे हम भी कि इस पूरी कहानी को रचने वाला शख्स कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव साहब आपका, आशीष शर्मा साहब आपका, प्रभु पटेरिया जी आपका भी और डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा साहब आपका भी। नमस्कार।